स्टूडेंट्स हेलो स्टूडेंट्स, हम आरडीटी के बारे में पढ़ रहे थे रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में। तो हमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की डेफिनेशन देख ली थी कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्या होता है। इट्स अ क्रिएशन ऑफ न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ डीएनए सेगमेंट्स दैट आर नॉट फाउंड टुगेदर इन नेचर। जो भी नए कॉम्बिनेशन हम क्रिएट करते हैं डीएनए सेगमेंट्स के और जो कि नेचर में नहीं पाए जाते हैं ऑल टुगेदर, सो दैट द क्रिएशन ऑफ न्यू कॉम्बिनेशन इज़ द रिकॉम्बिनेंट डीएनए। जो भी रिकम्बाइन होके डीएनए जो फॉर्म हो रहा है, जिसको हम वेक्टर में इंट्रोड्यूस करते हैं, देन हम होस्ट सेल में उसको लाइगेट करते हैं और उसके बाद उसकी मल्टीपल कॉपीज़ तैयार करते हैं, जिस प्रोसेस को हम कहते हैं डीएनए क्लोनिंग। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने की भी हमने बात की थी कि कैसे डीएनए रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनता है। तो एक ओवर रिव्यू की बात करें तो इट इज़ द स्टेप्स, सर्टेन स्टेप्स विच वी टेक while making the recombinant DNA. So firstly we isolate the DNA, and then that isolated DNA is cut with the help of restriction enzymes. Restriction enzyme are the enzymes which cut at the specific location of that DNA segment which we are taking. So after the cutting with the help of restriction enzyme, we have to ligate that DNA small segment which we have cut, and the part we have taken, we have to ligate that part into the cloning vector. And after doing ligation, we have to transform that recombinant DNA molecule into the host cell. So these are the steps we have to perform in recombinant DNA. And after transformation, after performing the transformation process, that transformed cell will divide many times to form a colony of millions of cells, and each of which carries the recombinant DNA molecule. This whole process is known as the DNA cloning, and the million copies of cell of DNA molecule is known as the DNA clones, right? So this is a flow diagram in which it is shown that I think I have told you this, that if we take one of the specific gene and introduce into the vectors, and after that we have to insert it, cut with the help of restriction enzyme, ligate it with the help of DNA ligase, and make a recombinant DNA. You can see in this. ओके, रिकॉम्बिनेंट डीएनए हम फॉर्म कर रहे हैं और फिर इसको हम इंट्रोड्यूस करते हैं बैक्टीरिया में टू फॉर्म अ क्लोन। एंड आफ्टर दैट यू कैन सी इन दैट स्पेसिफिक जीन इज़ इंट्रोड्यूस्ड। जो जीन हमने सेलेक्ट की थी वो इंट्रोड्यूस्ड हो गई है किसमें? बैक्टीरिया में, ठीक है। दैट सेलेक्टेड कोन विद ए जीन। तो ये हमने देखा था। उसके बाद हम आइसोलेट करते कैसे हैं डीएनए को, ये भी हम बात कर चुके हैं कि डीएनए जो भी हम फॉरेन डोनर डीएनए लेते हैं उसको हम आइसोलेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ डिटर्जेंट्स। लिपिड मेम्ब्रेन जो टूटती हैं वो डिटर्जेंट्स की हेल्प से टूटती हैं बाय डिस्ट्रॉइंग द प्रोटीन्स विद फिनॉल और प्रोटीजेस। प्रोटीन्स टूटती हैं प्रोटीजेस से। आरएनएस का डिग्रेडेशन होता है आरएनएस से, और डीएनए एट लास्टली हमें मिल जाता है। और डिफरेंट प्रोसेसेस के थ्रू ये परफॉर्म होता है। जो क्रूड आइसोलेशन है प्लाज्मिड वेक्टर डीएनए का, वो परफॉर्म होता है अल्कलाइन लाइसिस प्रोसेस के थ्रू, या फिर बॉयल करते हैं हम सेल्स को विच रिमूव बैक्टीरियल क्रोमोसोमल डीएनए फ्रॉम द प्लाज्मिड डीएनए टू गेट प्योरर डीएनए फ्रॉम आइदर वन और टू मेथड जो हम डिस्कस कर रहे हैं, या तो फिर डिटर्जेंट्स, आरएनएस, प्रोटीएज के थ्रू, या फिर अल्कलाइन लाइसिस प्रोसेसर के थ्रू क्रूड डीएनए को भी हम, प्योर डीएनए को हम आइसोलेट कर सकते हैं। और उसके अलावा क्रूड डीएनए इज फ्रैक्शनाइज्ड ऑन अ सीजियम क्लोराइड ग्रेडियंट और मे बी precipitated with ethanol or can be poured over a resin column that specifically binds DNA, right? So these are some of the methods we can implement for getting the purer DNA. डीएनए कटिंग डीएनए के लिए, फॉर द कटिंग ऑफ डीएनए वी हैव टू कट डीएनए इनटू लार्ज फ्रेगमेंट्स बाय द मैकेनिकल शेयरिंग
और विद द हेल्प ऑफ द रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, जिनको हम सीजर कहते हैं मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स का, और वहीं हम डीएनए लाइगेज को क्या कहते हैं, ग्लू ऑफ द मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स। ये दो टर्म्स आप याद रखना। One is the glue of the molecular genetics is the DNA ligase, and seizure of the molecular genetics are the restriction enzymes, right? तो इसका भी हम डिस्कशन कर चुके हैं कि कैसे होते हैं। ओवर हैंगिंग एंड्स होते हैं, स्टैगर्ड एंड होते हैं, राइट, एंड ब्लंट एंड्स होते हैं। स्टैगर्ड एंड्स जो होते हैं वो ओवर हैंगिंग एंड्स भी कहते हैं उनको, और ये इस तरीके से अगर कट होता है और हमें ये जो फ्रेगमेंट्स मिलते हैं, और इनको जब हम लाइगेट करेंगे, इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो हमें सिमिलर स्ट्रैंड्स मिलेंगे, राइट। तो जॉइनिंग और तो ये दो टाइप के डीएनए हमें मिलते हैं जब हम कट करते हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से। तो दो एंड्स मिलते हैं, स्टैगर्ड एंड्स और ब्लंट एंड्स। तो उसको हम देखेंगे बाद में। उसके बाद जॉइनिंग जो होती है डीएनए की, वो डीएनए लाइगेज से होती है, जोड़ने का काम करता है डीएनए लाइगेज। ये इस डायग्राम में दिखा रखा है कि जब हमने कट किया प्लाज्मिड वेक्टर क्लीवेज साइट से, उसको क्लीव किया EcoR1 एंडोन्यूक्लिएजेस से, तो हमें फिर हमने उसके बाद ये जो कट साइट है उसमें इंट्रोड्यूस किया फॉरेन डीएनए। तो फॉरेन डीएनए का इंट्रोडक्शन यहाँ पे इस तरीके से कैसे हो रहा है, ये जो यहाँ पे इंट्रोडक्शन हुआ है, इट इज़ बाय द हेल्प ऑफ डीएनए लाइगेज। डीएनए लाइगेज की हेल्प से हम इसको परफॉर्म कर पा रहे हैं। और जो ये लास्टली हमें मिलता है, दैट इज़ द काइमेरा। काइमेरा इज़ नथिंग बट द काइमेरा होता है इज़ नथिंग बट द मिक्सचर। जब हम दो डीएनए जो हमने फॉरेन डीएनए इंट्रोड्यूस किया है, किस में किया है, वेक्टर में, तो दो चीज़ का हम मिक्सचर बना रहे हैं, प्लाज्मिड मिक्सचर बन रहा है, तो उसको बोलते हैं प्लाज्मिड काइमेरा। ठीक है। एम्पलीफाई जब हम करते हैं डीएनए रिकॉम्बिनेंट डीएनए को, तो इसको हम बोलते हैं एम्पलीफिकेशन ऑफ डीएनए रिकॉम्बिनेंट डीएनए। तो एम्पलीफिकेशन क्या होता है, जब हम मल्टीपल कॉपीज़ तैयार करते हैं डीएनए की, जिसमें हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल को जब एम्पलीफाई करते हैं, तो मोस्टली इसमें जो प्रोसेस होता है वो क्या होता है, पहले हम ट्रीट करते हैं कैल्शियम क्लोराइड से, फिर डीएनए को ऐड करते हैं, हीट शॉक देते हैं 42 डिग्री सेल्सियस में, और इसके आगे का प्रोसेस अननोन है, मैकेनिज्म के थ्रू परफॉर्म होता है, तो उसको हम नहीं देखेंगे क्या। और उसके अलावा जो डीएनए एम्प्लीफिकेशन नॉर्मल प्रोसेस है, उसमें हम पीसीआर को अगर आप कंसिडर करो तो उसमें 3 प्रोसेस आती है। फर्स्ट इज़ द डीनेचुरेशन। डीनेचुरेशन में हम बहुत ही हाई टेम्परेचर में डीएनए को ट्रीट करते हैं, जिससे कि वो छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में टूट जाता है। उसके बाद एनिलिंग होता है, जिसमें जोड़ने का काम होता है, वो नॉर्मल 50 to 60 डिग्री सेल्सियस के बीच में होता है। उसके बाद आता है एक्सटेंशन, जिसमें मल्टीपल कॉपीज़ तैयार होती है डीएनए फ्रेगमेंट्स की। ठीक है। तो यहाँ पे दिखा रखा है कि टारगेट साइट हमने लिए, फॉरेन डीएनए लिया है, जिसमें टारगेट साइट इस तरीके से, यहाँ आप देख रहे हो, इस टारगेट साइट को हमें टारगेट करना है। तो इस टारगेट साइट को यहाँ देखो, ये निकाल दिया है। आफ्टर क्लीवेज दिस टारगेट साइट इज़ रिमूव्ड। ये यहाँ पे ये हमें चाहिए किसके लिए, वेक्टर में इंट्रोड्यूस करने के लिए। तो इस पर्टिकुलर डीएनए को हम किस में इंट्रोड्यूस करेंगे, वेक्टर में। आफ्टर इंट्रोड्यूसिंग इनटू द वेक्टर वी हैव टू take that vector and that particular vector is being inserted into the host cell। अब इसको हम होस्ट सेल के अंदर डाल देंगे। होस्ट सेल में वो जो है वहाँ पे रेप्लिकेट करेगा, सेल डिवीज़न होगा, और ये जो रेप्लिकेशन सेल डिवीज़न की प्रोसेस ओवरऑल होती है, जहाँ पे मल्टीपल कॉपीज़ हमें मिलती हैं डीएनए की, उसी को हम रेप्लिकेशन बोलते हैं, राइट। डीएनए क्लोनिंग हम पढ़ चुके हैं। डीएनए क्लोनिंग इज़ द क्लोनिंग ऑफ दैट रिकॉम्बिनेंट डीएनए, मल्टीपल कॉपीज़ ऑफ दैट रिकॉम्बिनेंट डीएनए वी हैव टेकन एज अ जीन ऑफ इंटरेस्ट। जो भी जीन को हमने इंसर्ट किया ये डीएनए फ्रेगमेंट को वेक्टर में, उसके बाद होस्ट सेल में डाला, तो जिसकी हम मल्टीपल कॉपीज़ तैयार कर रहे हैं, तो उस पर्टिकुलर डीएनए की जो क्लोनिंग हो रही है, दैट इज़ नोन एज द डीएनए क्लोन्स। ठीक है। अ सेक्शन ऑफ डीएनए दैट हैज़ बीन इंसर्टेड इनटू अ वेक्टर मॉलिक्यूल एंड देन रेप्लिकेटेड इन अ होस्ट सेल टू फॉर्म मैनी कॉपीज़, राइट।
वेक्टर्स कैसे कैसे होते हैं, क्लोनिंग वेक्टर होता है, सिलेक्ट क्लोनिंग वेक्टर होते हैं, एक होता है एक्सप्रेशन वेक्टर, ठीक है। क्लोनिंग वेक्टर इज़ फॉर द क्लोनिंग पर्पस, हम जिसमें क्लोन्स तैयार करते हैं, ठीक है। एक्सप्रेशन वेक्टर्स होते हैं विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ द पर्टिकुलर जीन वी हैव इंसर्टेड इन द वेक्टर, ठीक है। तो क्लोनिंग वेक्टर में कुछ पॉइंट्स हैं जो कि हमें कंसिडर करने होते हैं वाइल टेकिंग एनी, क्योंकि हम वेक्टर ना मार्केट से लेते हैं, परचेज़ करना होता है हम जब भी आरडीटी परफॉर्म करते हैं। इट्स अ इन विट्रो प्रोसेस, एज यू कैन सी ये सारा लेबोरेटरी में परफॉर्म होता है, ये ऐसा नहीं कि फील्ड में परफॉर्म कर रहे हैं या फिर हम घर बैठे बैठे कर रहे हैं। इट्स ऑल अबाउट द लेबोरेटरी प्रोसेस। और वेक्टर्स जो हम मार्केट से परचेज़ करते हैं, वी हैव टू सी सर्टेन थिंग्स while purchasing cloning vector. So it should be like capable of replicating in host cell. The second point, it should have convenient restriction enzyme sites for restricting DNA of interest. It should have a selectable marker to indicate which host cell received recombinant DNA molecule and should be small and easy to isolate. As इतना तो आप समझ गए होंगे कि रेप्लिकेटिंग होना चाहिए, कैपेबल होना चाहिए, होस्ट सेल में रेप्लिकेट कर सके, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस साइट्स होनी चाहिए कन्वीनियंट, जिससे कि इंसर्शन डीएनए ऑफ इंटरेस्ट का हो सके आफ्टर कटिंग। सिलेक्टेबल मार्कर्स होने चाहिए जैसे कि हम इंडिकेट कर सकें। सिलेक्टेबल मार्कर्स वो मार्कर्स होते हैं जो कि हमें बताते हैं कि इसमें जो भी हम एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन इंसर्ट कर रहे हैं वो फंक्शनिंग उनकी हो रही है या नहीं हो रही, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है ये हमें कैसे पता चलेगा, बाय द यूज़ ऑफ द सिलेक्टेबल मार्कर्स। वेरियस मार्कर्स हम इंसर्ट करते हैं जो कि हमें बताते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस हो रही है या नहीं हो रही है, राइट। और ये छोटा होना चाहिए, आइसोलेट इसीलिए ईजिली हो जाएगा अगर वो छोटा होगा तो। प्लाज्मिड्स क्या होते हैं, ये छोटे होते हैं, सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं और ये रेप्लिकेट करते हैं इंडिपेंडेंटली ऑफ द बैक्टीरियल क्रोमोसोम, अपने अकॉर्डिंगली ये रेप्लिकेट करते हैं। और 20 kb से लेस इंसर्शन क्लोनिंग डीएनए के लिए यूज़फुल होता है और ये करते हैं उतना ही, 20 kb से लेस इंसर्शन बैक्टीरियल प्लाज्मिड परफॉर्म करते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये दिखाया है कि दो वेक्टर्स ले रखे हैं PBR322 एंड PUC18, ठीक है, वेक्टर्स, और इसमें डिफरेंट रेजिस्टेंस जीन, ठीक है, डिफरेंट आपकी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन ले रखे हैं और उनको स्पेसिफिकली इंसर्ट कर रखा है। ये जो ओरी है दैट इज़ द ओरिजिन ऑफ जहाँ से इनिशिएशन परफॉर्म होता है, ओरी जो बोलते हैं ना, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, वहाँ से थोड़ी दूर पे ये डिफरेंट एम्पिसिलिन या फिर टेट्रासाइक्लिन डिफरेंट एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन इंसर्ट कर रखी है। और इसमें हम देखते हैं कि जब हमने फॉरेन डीएनए कट करके इंसर्ट किया वेक्टर में, जैसे कि फिर उसमें जब ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, ठीक है, तो जब हमने उसके बाद प्लेटिंग करते हैं, हम ये जनरल प्रोसीजर है कि हम जब ट्रांसफॉर्मेशन देखते हैं उसके बाद प्लेटिंग करते हैं। तो एम्पिसिलिन में जब हमने प्लेटिंग की तो जहाँ पे एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट वैरायटी और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट वैरायटी थी वहाँ पे इंसर्शन नहीं हुआ, और वहीं पे एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन हमें जहाँ पे दिखी वहाँ पे उस जगह पे इंसर्शन होता है, ठीक है। तो इससे हमें ये देखने को मिलता है जो सेंसिटिव एंटीबायोटिक है वहाँ पे इंसर्शन होता है, अदरवाइज़ वहाँ जो रेजिस्टेंट एंटीबायोटिक होगा वहाँ पे इंसर्शन नहीं होगा। वही केस PUC18 में भी हमें देखने को मिला कि जहाँ पे ब्लू एंड वाइट स्क्रीनिंग मेथड होता है, इससे भी हम चेक करते हैं। जो ब्लू एंड वाइट स्क्रीनिंग मेथड है इसमें क्या होता है, एक्सगाल जो है, एक्सगाल इज़ द गैलेक्टोज, ठीक है, एक्स गैलेक्टोज है। लेग जेड जो अपने वो लेमडा फेज़ जब आपने वो पढ़ा होगा ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस, आई थिंक आपने पढ़ा होगा BSc या 12th में, तो बहुत कम दिया रहता है। BSc में आपने अगर पढ़ा हो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस जिसमें DNA से RNA फॉर्म होता है और उसमें डिफरेंट प्रोमोटर आपके 3 जीन्स होते हैं जो कि रेगुलेट करते हैं। ओपेरॉन मॉडल जो था, लेग जेड ZYA जो 3 जीन्स थी जो गवर्न करती हैं, लेग जेड फॉर बीटा गैलेक्टोसिडेज एंड परमिएस, राइट,
ऐसी बीटा गैलेक्टोसिडेज, एंड सेकेंड वन इज़ फॉर आई डोंट रिमेंबर, याद नहीं आ रहा है, लेक जेड वाई ए है, लास्ट वन इज़ फॉर परमीज, ठीक है। तो लेक जेड इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बीटा गैलेक्टोसिडेज। तो अगर गैलेक्टोज फॉर्म हो रहा है, सो इट शुड बी लाइक प्रेजेंस ऑफ प्रोमोटर लेक जेड। तो यहाँ पे इंसर्शन यहाँ पे हो रहा है, एक जगह हो रहा है, एक जगह नहीं हो रहा है। तो ब्लू में जहाँ पे नहीं हो रहा है, दैट आर रेजिस्टेंट जीन ऑफ एम्पिसिलिन, ठीक है। और वाइट कॉलोनीज़ में इंसर्शन हो रहा है, ठीक है। तो वो रेजिस्टेंस है, और वहाँ पे प्रोमोटर जो है वो प्रमोट नहीं हो पा रहे हैं, या किसी भी कारण वो इंसर्शन जो प्रोसेस है वो नहीं परफॉर्म हो पा रहा है यहाँ पे। जब लेग जेड प्रमोटर, ये आप देख रहे हो इस डायग्राम में, दिस लैग प्रमोटर, ये लेग जेड, तो यहाँ पे इंसर्शन होता है, ठीक है। बैक्टीरियोफेज लेमडा की बात करें तो इसमें एक सेंट्रल रीजन होता है 15 kb का, जो कि रेप्लिकेशन के लिए या प्रोजेनी फेज़ में जो ई कोलाई होता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है, ठीक है। तो लेमडा जो है वो यूज़ किया जाता है क्लोनिंग वेक्टर के लिए, टू रिप्लेस द सेंट्रल 15 kb विद 10 to 15 kb ऑफ फॉरेन डीएनए। ये कैसे किया जाता है, इसका फ्लो डायग्राम आप देख लो। सबसे पहले हमने रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को मिक्स किया, ठीक है, कट डोनर डीएनए एंड लेमडा डीएनए इन टेस्ट ट्यूब। टेस्ट ट्यूब में हमने इस तरीके से अलग अलग टेस्ट ट्यूब लिया, ठीक है, उसमें डोनर डीएनए और लेमडा डीएनए कट करके डाला, ठीक है। फिर उसके बाद लाइगेट किया विद द हेल्प ऑफ डीएनए लाइगेज, और इन विट्रो पैकेजिंग मिक्स दैट विल असेंबल प्रोजेनी फेज कैरिंग द फॉरेन डीएनए। उसके बाद इन विट्रो पैकेजिंग होती है जिसमें जो लाइगेटेड डीएनए था वो फॉरेन डीएनए के साथ मिक्स हो जाता है, और उसके बाद उसको हम इन्फेक्ट करते हैं ई कोलाई के साथ विद द फेज टू एम्पलीफाई द डीएनए, ठीक है। एम्पलीफिकेशन डीएनए का होता है उसी में जब हम इन्फेक्ट करते हैं। ये डायग्रामेटिकली दिखा रखा है, जीनोमिक डीएनए है, 3A साइट ली है हमने, उसका पार्शियल डाइजेशन किया है, हमें डिफरेंट फ्रेगमेंट्स मिलते हैं, स्मॉलर लार्जर फ्रेगमेंट्स, और उसके बाद हम इसको फिर हम दूसरा बैक्टीरियोफेज लेमडा वेक्टर लेते हैं और उसको डाइजेस्ट करते हैं बैम एचआई से। उसमें हमें लेफ़्ट और राइट आर्म्स मिलते हैं, और इनको भी हम एक साथ सबको, इधर भी, इनको भी, इधर से भी और इधर से भी, इन सबको लाइगेट कर देते हैं। तो एक हमें डिफरेंट लेमडा फेजेस की कॉन्कैटिनेट रिकॉम्बिनेंट अल्फ़ा फेजेस मिल जाते हैं। कॉन्कैटिनेट मतलब कि रेगुलर, एक साथ लगे हुए सारे के सारे, ये लेफ़्ट आर्म, राइट आर्म, और ये हमें साइट्स मिल जाती है। उसको हम इन्फेक्ट करते हैं ई कोलाई के साथ, और उसके बाद फिर जब हम स्क्रीनिंग करते हैं न्यूक्लिक एसिड प्रोब के साथ तो हमें डिफरेंट प्लेग्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम कॉस्मिड की बात करें, कॉस्मिड क्या होता है, एक हाइब्रिड है फेज और प्लाज्मिड का। हाइब्रिड मतलब क्या होता है, दो चीज़ का जो मिक्सचर होता है, किसी भी दो जब हम फेज़ को लेते हैं या प्लाज्मिड को कंसिडर करते हैं, उनको डिफरेंट सोर्स से जब हम लेते हैं और उसका जब हम रिकम्बाइन करके जो हमें मिलता है, दैट इज़ द हाइब्रिड। तो कॉस्मिड हाइब्रिड है किसका किसका, फेज़ और प्लाज्मिड का, जिसमें डीएनए फ्रेगमेंट्स अप टू 45 kb मिलते हैं हमें, और जो रेप्लिकेट कर सकते हैं जस्ट लाइक द प्लाज्मिड बट कैन बी पैकेज लाइक फेज लेमडा। वो किसकी तरह रेप्लिकेट करते हैं, प्लाज्मिड की तरह, लेकिन पैकेजिंग किसकी तरह होती है, फेज लेमडा की तरह, लेमडा फेज की तरह पैकेजिंग होती है, ठीक है। यहाँ पे भी ये दिखा रखा है कि कोहेसिव एंड्स हैं, और जीनोमिक डीएनए को जब हमने पार्शियली क्लीव किया साउ
3A से तो हमें डिफरेंट फ्रेगमेंट्स मिले इस KB के, ठीक है, किलो बेसिस डिफरेंट आइसोलेट हमें हुए डिफरेंट फ्रेगमेंट्स अलग अलग लेंथ के। और उसके बाद जब हमने ये जो कॉस्मेट वेक्टर है उसमें हमने जब उसको कट किया और हमें जो स्पेसिफिक जीन ऑफ इंटरेस्ट था उसको निकाला और इन दोनों को जब लाइगेट किया, उसके बाद जो हमें कॉनकैटिमर रिकॉम्बिनेंट मिला जीन, या फिर आप इसको कहोगे DNA, उसके बाद आपने उसको इन्फेक्ट किया जस्ट लाइक दैट इन द प्रीवियस स्टेप, इन्फेक्ट किया ई कोलाई के साथ और इसको आपने इंसर्ट किया किसमें, ई कोलाई सेल में, ठीक है। उसके बाद आपको रिकॉम्बिनेंट कॉस्मेट मिलता है, सॉरी, और रेप्लिकेट वो किसकी तरह करता है, एज अ प्लाज्मिड की तरह। तो ये ग्रीन वाला जो पोर्शन है वो है जीनोमिक DNA और वहाँ पे येलो कलर से कॉस साइट है जो कि रिकॉम्बिनेंट कॉस्मेट है और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन भी उसमें प्रेजेंट है और बाहर ई कोलाई सेल के अंदर ये परफॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो एक्सप्रेशन वेक्टर्स क्या होते हैं ये देख लेते हैं। एक्सप्रेशन वेक्टर्स वो वेक्टर्स होते हैं जो कि होस्ट सिग्नल को कैरी करते हैं और जो फैसिलिटेट करते हैं ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन किसी भी इंसर्टेड जीन में। ट्रांसक्रिप्शन मतलब DNA से RNA बनने की जो प्रोसेस है और उसमें जो वेक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं जो सिग्नलिंग का काम करते हैं, मतलब सिग्नल बताते हैं कि अब ये प्रोसेस होनी है, ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस होनी है, ट्रांसलेशन प्रोसेस होनी है, उसको एक्सप्रेस जो भी जीन्स करते हैं वो होते हैं, वो वेक्टर्स कहलाते हैं एक्सप्रेशन वेक्टर्स। दे आर वेरी यूजफुल फॉर द एक्सप्रेसिंग यूकैरियोटिक जीन्स इन बैक्टीरिया, राइट। यैक्स क्या होते हैं, ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स, ये एक ईस्ट वेक्टर्स हैं जो कि दैट हैव बीन इंजीनियर टू कंटेन अ सेंट्रोमियर। इसमें सेंट्रोमियर पाया जाता है, टीलोमियर पाया जाता है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन ओरी पाया जाता है, एंड सिलेक्टेबल मार्कर। तो ये चार चीज़ इसमें मेनली पाई जाती है ईस्ट वेक्टर्स में। क्या क्या है, सेंट्रोमियर, टीलोमियर, ओरी एंड अ सिलेक्टेबल मार्कर। और ये 1000 KB ऑफ DNA तक कैरी कर सकते हैं। सिंस दे आर मेंटेन इन ईस्ट अ यूकैरियोट, दे आर यूजफुल फॉर क्लोनिंग इन द यूकैरियोटिक जीन्स दैट कंटेन्स इंट्रॉन्स, राइट। यूकैरियोटिक जीन्स जो होते हैं वो ज़्यादा ईजिली एक्सप्रेस हो जाते हैं इन यूकैरियोटिक होस्ट सच एज ईस्ट, वो ईजिली एक्सप्रेस हो जाते हैं यूकैरियोटिक होस्ट में, जैसे कि ईस्ट एक यूकैरियोट है, राइट। तो याक एक ईस्ट वेक्टर हो गया, ठीक है। बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, बैग्स जिन्हें हम कहते हैं, वो बैक्टीरियल प्लाज्मिड्स होते हैं जो कि हम F प्लाज्मिड से लेते हैं और इनमें कैपेबिलिटी होती है टू कैरी अप DNA अप टू 300 किलो बेसिस, ठीक है। तो ये डिफरेंट याक बैग इनकी डेफिनेशन या इनके बारे में पता होना चाहिए आपको, क्योंकि डिटेल में अभी आगे हम और भी पढ़ेंगे कैसे लाइब्रेरी फॉर्म होती है और क्या क्या डिफरेंट फंक्शंस हैं। तो इतना आप टिल 6 पेज आप देख लेना, मैं आपको ये सेंड कर दूँगी PDF फॉर्म में भी, और आप इसको चेक कर लेना क्या क्या डिफरेंट RDT में डिफरेंट वेक्टर्स होते हैं, कैसे हम परफॉर्म करते हैं RDT फंक्शन। अभी ये जनरल इंट्रोडक्टरी कॉन्सेप्ट हम देख रहे हैं RDT का, ठीक है। That's all for today's video. Thank you so much.